फ्रेंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर तक हमने क्या डिस्कस किया था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, या फिर इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे तो भी चलेगा। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलेंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एक एलिमेंट का ही न्यूक्लियस कंसिडर करेंगे तो ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फर्स्ट शेल और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेकंड शेल। ठीक है। तो लास्ट वाली जो आउटर मोस्ट शेल है उसको हमने क्या कहा था? 4s सबशेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। और उसके बाद इनर सबशेल जो है वो 3d सबशेल है, और सक्सेसिवली जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन ये डी सबशेल के अंदर एंटर होंगे। जैसे स्कैंडियम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम का क्या है? 4s2 3d1। तो ये 4s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सबशेल में 3d सबशेल में एंटर हुआ। अब जैसे स्कैंडियम से आगे बढ़ेंगे, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन ये डी सबशेल में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है। अभी आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग समझेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। वो एलिमेंट को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेंगी उसको जितनी एनर्जी लगेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। आयोनाइज करना इसका मतलब क्या है? जनरली metals are electropositive in nature and the tendency of metal to lose the electron। जनरली मेटल क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और मेटल की टेंडेंसी क्या है? वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी की और सिंपल मीनिंग हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेंगी उतनी वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन इंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है। और जब हम एक एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अभी ये समझो स्कैंडियम का न्यूक्लियस है। ये स्कैंडियम के न्यूक्लियस में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन समझे हमने निकाला, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, और ये पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, उसको जितनी एनर्जी लगी उसको हमने क्या बोला? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब यही रिस्पेक्टिव एलिमेंट में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है। और जनरली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू रहेंगी। ठीक है। उसके बाद ये दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट पे आएंगे। अगेन यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो भी अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो अगेन उसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग समझा हमने, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखा। अब यहाँ पर हम ट्रेंड देखने वाले हैं कि 3D सीरीज़ के जो सारे एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम एंड कहाँ पर होगा? जिंक तक। ये 3D सीरीज़ के सारे एलिमेंट्स है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, क्या वैल्यू होंगे आयनाइजेशन एनर्जी की अलग अलग एलिमेंट्स में। और जब हम स्कैंडियम से लेकर जिंक की तरफ मूव करेंगे तो क्या वेरिएशन आएंगे, कैसे आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर चेंजेस आएंगे, ये हम ये वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स वेरिएशन बताएंगे, वैसे ही 4D, 5D और 6D सीरीज़ के एलिमेंट्स भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे चेंज बताएंगे,
ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जनरली देखो स्कैंडियम के केस में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा ना 4s2 3d1। अब स्कैंडियम से आगे जैसे जाएंगे स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल यानी कॉपर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने वाला है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से होगा क्या, ये 4s2 सब में रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला लेक्चर देख लेना और समझ में आ जाएगा। 4s2 ये तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होने वाला है, डी सबशेल में। यानी कि यहाँ पर स्कैंडियम के केस में 4s2 3d1 है, तो टिटानियम में 4s2 3d2, वैनेडियम में 4s2 3d3, क्रोमियम में 4s2 3d4, एक एक इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अब इनिशियली जो है हमारे सामने एक चार्ट है, वो चार्ट के अंदर सॉरी एक ग्राफ है, ग्राफ के अंदर वेरिएशन बताया। जैसे हम स्कैंडियम से लेकर आखिरी एलिमेंट तक जाएंगे जिंक तक, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेंगे। तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज इनिशियली लो एंड इट इंक्रीज suddenly at the middle range and finally at the end ionization energy is again increases। यानी इनिशियली थोड़ी कम रहेंगी, उसके बाद क्या है जनरली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होंगी, बढ़ेंगे। तो उसका रीज़न ये है कि इनिशियली तो क्या है एलिमेंट्स कम होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेंगी, कम लगेंगे। अभी स्कैंडियम है तो स्कैंडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों वैलेंस शेल है 4sb और 3d। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक, कितने 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेंगी, एक तो जनरली एस सबशेल में के इलेक्ट्रॉन वो कैपेबल है लॉस करने के लिए, यानी कि वो ईजी लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और डी सबशेल में का भी वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। तो इनिशियली स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की कम है। उसका रीज़न ये है कि एक तो रीज़न हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी हमको क्या लगेंगी, कम लगेंगे। और इसकी वजह से स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। और सडनली देखो आयरन के बाद जो है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। तो उसका रीज़न है कि आयरन के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और पेयरिंग स्टार्ट होने की वजह से, और दूसरी बात एक ही शेल के अंदर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेंगी, ज़्यादा लगेंगी। और दूसरी बात कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलेंगे, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ने की वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अमाउंट में अपनी तरफ खींचेगा, और इसकी वजह से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी मिडल रेंज के अंदर क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। लेकिन फाइनली हम जब कॉपर और जिंक की तरफ जाएंगे तो अगेन आपको ये देखने को मिलेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या है, कम है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एंड ऑफ द सीरीज़ 3D सीरीज़ के एंड के जो एलिमेंट्स है जैसे कॉपर हो गए, जिंक हो गए, तो यहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होंगी। ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम नहीं करेंगे। इसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, ईजी होगा। तो ये एक रीज़न है कि एंड ऑफ द सीरीज़ में आपको थोड़ी आयनाइजेशन एनर्जी क्या मिलेंगी, कम। तो आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्टिंग में कम रहेंगी, थोड़ी इंक्रीज होंगी, और फाइनली लास्ट में क्या होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम होंगी। जनरल डिस्कशन अगर देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लोअर देन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा वैल्यू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की होंगी, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा वैल्यू थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की होंगी।
जो ट्रेंड पहली सीरीज़ फॉलो करेंगे वही ट्रेंड सेकंड सीरीज़ भी थर्ड सीरीज़ भी फॉलो करेंगी। लेकिन जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है पहले ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो कम होंगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लास्ट सीरीज़ और थर्ड सीरीज़। उसका रीज़न ये है कि तीसरी सीरीज़ के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट का, एफ सबशेल का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इसके वजह से वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है। ये वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड एलिमेंट्स ऑफ थर्ड सीरीज इज ऑलवेज हायर दैन दैट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इट इज़ रिलेटेड विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जनरली all the transition elements are metal and they exhibit or they show all the properties which are the characteristics of true elements. ठीक है। such as they are hard, they are lustrous, they are malleable and ductile. They have high tensile strength. They have high tensile strength, high electrical and thermal conductivity. They have high melting point and boiling points. And generally, all the transition elements have a simple hexagonal close pack structure or क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटाइस। ठीक है। अभी जो मैंने वर्ड्स आपको बताया, अभी जो भी मैं हमारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, वो सारे क्या है, ट्रू एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया कि जनरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटल से। क्यों? क्योंकि दे शोज द ऑल प्रॉपर्टीज विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एलिमेंट। जैसे कि ट्रू एलिमेंट किसको बोलेंगे, एलिमेंट हार्ड भी होना चाहिए, मेटल क्या होना चाहिए, हार्ड भी होना चाहिए, लस्टरस होना चाहिए, मेलेबल, डक्टाइल, दे हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई इलेक्ट्रिकल, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट और लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो इनमें से कौन सा तो भी होना चाहिए, हेक्सागोनल क्लोज पैक टाइप, क्यूबिक क्लोज पैक टाइप या फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक टाइप। ठीक है। तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, हार्ड भी है। दे आर लस्टरस। लस्टरस मतलब क्या है, अगर हम वो एलिमेंट को कट करते हैं तो उसका सरफेस आपको एकदम शाइनी दिखेगा, तो उसको वो प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलेंगे, लस्टरस प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। ठीक है। दे आर मेलाइबल एंड डक्टाइल। मेलाइबल एंड डक्टाइल का सिंपल मीनिंग क्या है, इसको हम शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका मीनिंग क्या है, मेलाइबल एंड डक्टाइल। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होंगी, सबसे ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात अगेन एक चीज़ क्या है, हाई थर्मल एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। दूसरी बात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। और उनकी हम लैटिस स्ट्रक्चर अगर देखेंगे सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपने ये HCP, CCP, BCP, BSC के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी होंगी। ये क्या है, सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के शेप है। तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के शेप कौन से होंगे, एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक या फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। और ये सारे अरेंजमेंट किसके मिलेंगे आपको, जनरली मेटल्स के ये सारे अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं, इसकी वजह से सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, मेटल से। दूसरी बात, अब देखो हार्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट। हार्डनेस, ये रिस्पेक्टिव मेटल को हार्डनेस किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैट एलिमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से उसकी हार्डनेस है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या है कि
जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। और जितने कोवेलेंट बॉन्ड जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतना कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग और उतना मेटल क्या होगा, हार्ड होगा। यानी कि हार्डनेस ऑफ मेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। दूसरी बात, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल्सो हैव अ मेटेलिक बॉन्डिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ क्या बताएंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग बताएंगे। द रीज़न इज दैट दे हैव एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उसके आउटर मोस्ट शेल में आपको एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मिलेंगे। दे आर कैपेबल टू शो द मेटेलिक बॉन्डिंग एंड all the transition element shows the metallic bonding which has a notable covalent character, ठीक है। और जनरली हार्डनेस की रीज़न बिहाइंड द हार्डनेस क्या है, एक तो दे शोज द बोथ टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दोनों टाइप की बॉन्डिंग शो करेंगे। दे शोज द मेटेलिक बॉन्डिंग विच हैविंग नोटेबल कोवेलेंट कैरेक्टर। मेटेलिक बॉन्डिंग भी है और वो क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। और उसका रीज़न क्या है, अगेन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट। और दूसरी बात, दे शोज द हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ज़्यादा होंगे। उसका रीज़न ये है, एक तो ये मेटल सारे क्या है, हार्ड है। और दूसरी बात, दोनों टाइप की बॉन्डिंग उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो स्ट्रक्चर देखो, सारे क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर भी एकदम पैक है। दूसरी बात, दो टाइप की बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो ऐसे बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट की बॉन्डिंग ब्रेक करने को अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लगेंगी, बहुत ज़्यादा लगेंगी। और इसकी वजह से जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगेन मेटेलिक कैरेक्टर डिस्कस करते वक्त हम थोड़ा सा मेटेलिक बॉन्डिंग के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो आपके सामने एक चार्ट आपको देखने को मिलेगा, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, 3D 4D और 5D सीरीज़ का। उसमें देखो, एक बात तो मैंने इनिशियली आपको बताया कि हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर एलिमेंट। हार्डनेस भी, स्ट्रेंथ भी, मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी किसकी वजह से है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कोवेलेंट बॉन्डिंग, उतना मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, उतना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी और उतना वो मेटल क्या होगा, हार्ड होगा। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से। अगेन हमारे सामने जो चार्ट है इसमें आपको ये दिखाई देगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ये चार्ट है या ये ग्राफ है। इसमें हम ये देखेंगे जैसे जैसे हम स्कैंडियम से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी कैसे डिस्कस करने वाले हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के क्या वेरिएशन, क्या चेंजेस आएंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। तो जैसे जैसे हम स्कैंडियम से आगे बढ़ रहे हैं, स्कैंडियम से टिटानियम, टिटानियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम, तो क्रोमियम तक जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रखी है कि स्कैंडियम से लेकर हम टिटानियम की तरफ जाएंगे, टिटानियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये सीरीज़ हम डिस्कस करने वाली है 3D सीरीज़। इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रखी है कि स्कैंडियम के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, और आगे क्रोमियम के पास आगे आयरन के पास से आपको 3, 4, 3, 2, 1, ठीक है। यानी कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जाएंगे तो अमाउंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ेगा, उसकी वजह से फाइनली होगा क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग बढ़ेंगी। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग बढ़ने की वजह से मेटल और ज़्यादा हार्ड होगा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेंगी उसको ब्रेक करने के लिए, और फाइनली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी वजह से चार्ट के अंदर जब हम टिटानियम, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम तरफ जाएंगे तो ग्राफ आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा, वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और जब हम आयरन की तरफ आएंगे तो आयरन के नीचे पेयरिंग स्टार्ट होने की वजह से
अमाउंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे और अमाउंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड वीक होगा और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। यहाँ पर एक्सेप्शनली मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। यानी कि जैसे 3D सीरीज में मैग्नीज है वैसे आप देखो डी ब्लॉक एलिमेंट का पिक्चर आपके सामने होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो पूरी सीरीज़ है, ऊपर 3D सीरीज़ है, उसके नीचे 4D 3D सीरीज़ है, उसके बाद 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है और 6D सीरीज़ है। उसमें आपको देखो मिडल वाले एलिमेंट्स, तो उसमें देखो क्रोमियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि यहाँ तक के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। उसके बाद वाले जो एलिमेंट है, जनरली क्रोमियम के बाद मैग्नीज भी है कि जिसमें अमाउंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन मैग्नीज, टैंटालम और रेनियम, ये जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है ड्यू टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको दूसरे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा, उतना परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं मिलने की वजह से मैग्नीज का एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और मैग्नीज के साथ साथ जो एंड वाले एलिमेंट है, सीरीज़ के आखिरी वाले जो एलिमेंट है, जैसे जिंक, कैडमियम और मर्कुरी, इनके अंदर अनपेयर्ड अमाउंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होने की वजह से इनके भी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आपको जनरली क्या मिलेंगे, ज़ीरो मिलेंगे। जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। कम क्यों मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, कम है। और उसी के साथ साथ एक्सेप्शनली सिल्वर, गोल्ड और लैंथनम, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आपको क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। ये पार्ट के अंदर हमने मेटेलिक कैरेक्टर डिस्कस किया, रीज़न बिहाइंड द मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ और हार्डनेस के पीछे क्या रीज़न है, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के पीछे रीज़न क्या है। उसके बाद जनरली डेंसिटी भी आपको सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी। डेंसिटी भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कॉम्पैक्टनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट का, उतनी उसकी डेंसिटी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो कॉम्पैक्टनेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, उतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ज़्यादा उसकी क्या होंगी, डेंसिटी हाई होंगी। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर में हमने क्या देखे, दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। एक आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी क्या है, और दूसरा क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।